नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल हिंदी नेट अचीवर्स पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम जो बात करने वाले हैं, हमारी जो भाषा विज्ञान की इकाई 1 लगी हुई है नेट के सिलेबस में, उसके बारे में हम बातें करेंगे। उसके जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं, उनको जानेंगे और एक इसका पार्ट 2 है, जिसके अंदर हम देवनागरी लिपि और जो हमारी राष्ट्रभाषा, राजभाषा और आर्टिकल 343 से 351 तक जो जिक्र किया गया है, उसका वर्णन हम भाग 2 में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो भाषा विज्ञान की शुरुआत है, उसमें हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे हम। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो कैसी रही है। एक मिनट रुकिए भाई, पेन काम नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उसके बारे में बात करते हैं। विश्व की जो भाषाओं की संख्या है, विश्व की भाषाओं की संख्या को लेकर विद्वान विभक्त हैं, क्योंकि अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। वर्तमान में 6000 से अधिक भाषाएं जो हैं बोली जाती हैं। संसार की जो भाषाएं हैं, उनको 2 प्रकार के वर्गीकरण में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 2 प्रकार के? तो एक तो है आकृतिमूलक और दूसरा है पारिवारिक। आकृतिमूलक और जो है एक पारिवारिक। इसका जो अन्य नाम है वो है रूपात्मक वर्गीकरण, रूप के आधार पर, रचना के आधार पर, और जो है व्याकरणिक वर्गीकरण। इसमें जो है उल्लेखनीय जो बिंदु हैं, विश्व की भाषाओं का आकृतिमूलक जो वर्गीकरण है, सबसे पहले किसने किया था? तो सेलेगल ने। सेलेगल जो है, उन्होंने जो है भाषाओं के आकृतिमूलक वर्गीकरण किए थे। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। उसके बाद है आकृतिमूलक वर्गीकरण में भाषा के 2 भाग किए जाते हैं, अयोगात्मक भाषा और योगात्मक भाषा। उसके बाद हम बात करते हैं विश्व में भाषा परिवारों की संख्या को लेकर विद्वानों के जो मतभेद हैं उनके बारे में। जो भोलानाथ तिवारी जी हैं वो, और जो विल्सन फोन हमबोल्ट जो हैं, उन्होंने भाषा परिवारों की संख्या कितनी मानी है? तो 13। कितनी मानी है भाई? 13 भाषा परिवार उन्होंने माने हैं। एक जो फ्रीडिस म्यूलर ने जो है भाषा परिवारों की संख्या कितनी मानी है? तो 100 मानी है। उसके बाद हम बात करते हैं जो भाषा परिवार है। भाषा परिवार सबसे पहली है भारोपीय, द्रविड़ परिवार, काकेशी परिवार, और जो है ब्रुसुस्की, उराल अल्ताई परिवार, चीनी परिवार, जापानी कोरियाई परिवार, अत्युत्री और बास्क परिवार, और सामी हामी परिवार। ये किसके अंदर आते हैं? जो इनका भौगोलिक परिवेश है वो यूरेशिया, यूरोप और एशिया का जो क्षेत्र है, उसके अंदर ये 10 जो हैं भाषा परिवार इसमें अंदर आते हैं। अब दूसरी बात करते हैं अफ्रीकी जो भूखंड है, उसके अंदर कौन कौन से भाषा परिवार हैं? तो सबसे पहला है सुदानी परिवार, उसके बाद है बंतू परिवार, उसके बाद है होते तोंत बुस्मैनी परिवार। ठीक है भाई। इसमें तो जो इम्पोर्टेंट था वो था यूरेशिया, जो हमारा यूरोप और एशिया का जो भौगोलिक क्षेत्र है, उसके अंदर जो 10 भाषा परिवार हैं वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं भारोपीय परिवार जो है। भारोपीय परिवार, उसके जो अन्य नाम हो क्या क्या है? इंडो जर्मनिक, भारत हिती परिवार, और जो है आर्य परिवार। ठीक है भाई। अब बात करते हैं ध्वनि के आधार पर भारोपीय परिवार को 10 भाषाओं में बांटा गया है। कितनी भाषाओं में? तो 10 भाषाओं में। और इसके 2 वर्ग किए गए हैं। 2 वर्ग कौन कौन से हैं? शतम वर्ग और केतुम वर्ग। शतम वर्ग में क्या आता है? तो भारत और ईरानी, जिसे आर्य कहा गया, भारत और ईरानी, इसके अंदर ईरानी, दरद और भारतीय भाषाओं का जिक्र किया गया है। दूसरा जो वर्ग है वो है केतुक वर्ग, वो है केतुक वर्ग। इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, केतुक वर्ग। ठीक है भाई, ये 2 वर्ग हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर दूसरा, इसमें क्या है, जो भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो बाल्टोस्लाविक, मारूसी, यूक्राइनी, चेक और स्लोवाक, अर्मीनी और अल्बानी। उसके बाद जो केतुक वर्ग है, इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि
जो 4 हमें भाषाएं दे देंगे या 3 भाषाएं दे देंगे, उनमें से पूछेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी केतुक वर्ग की भाषा नहीं है। तो जो केतुक वर्ग है उसके अंदर क्या है, जर्मन, अंग्रेजी, डच, फ्लेमी, आइसलैंडी, डेनी और नार्देई। उसके बाद है केल्टिक, आयरिश, स्कॉच, गैलिक, वेल्स, ब्रिटेन और कॉर्निश। ये भाषाएं इसके अंदर दी गई हैं। आगे चलते हैं। कुछ विद्वान हुए हैं, अपभ्रंश भाषा के बारे में हम बात करेंगे। कुछ विद्वानों ने जो है अपने अपने मत दिए हैं अपभ्रंश भाषा को लेकर। जो आचार्य दंडी हुए हैं, हमारे काव्य शास्त्र के जो आचार्य हैं, उन्होंने क्या कहा है, अपभ्रंश को आभीरों की भाषा। महत्वपूर्ण है भैया, ठीक है, आभीरों की भाषा। और जो हमारे आचार्य हुए भरत मुनि, जिनका समय क्या है, दूसरी सदी है भाई। अगर बात करते हैं भारतीय काव्य शास्त्र के जनक है भरत मुनि आचार्य, भरतनाट्य इनका जो है ग्रंथ है। इन्होंने जो अपभ्रंश है उसको क्या कहा, तो आभीरोक्ति, आभीरों की भाषा, ठीक है भाई। उसके बाद है वाग्भट और हेमचंद्र, हेमचंद्र और वाग्भट, इन्होंने क्या कहा अपभ्रंश को, तो ग्रामीण भाषा, ग्रामीण भाषा। जो ये आभीर है इसके बारे में कीथ ने अपभ्रंश का संबंध किससे माना था, तो आभीरों और गुज्जरों से भाई, ठीक है। कीथ ने आभीरों का और गुज्जरों से इनका जो है अपभ्रंश का संबंध माना था। इसके बाद बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, पुरानी जो हमारी हिंदी है जिसको प्रारंभिक हिंदी का नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये हमसे नेट में पूछा भी गया था कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है ने प्रवर्त्य अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। इंपॉर्टेंट है भाई, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने क्या कहा था, तो जो है प्रवर्त्य अपभ्रंश को पुरानी हिंदी, ठीक है भाई, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसको थोड़ा मैं कर देता हूं ब्रैकेट में, याद रखिए। उसके बाद है 8वीं 9वीं शताब्दी से सिद्धों की भाषा में हमें अपभ्रंश से निकलती हुई हिंदी स्पष्ट दिखाई पड़ती है। जो हिंदी कहाँ से निकलती हुई, जो 8वीं 9वीं सदी में सिद्ध और जो नाथ संप्रदाय थे, तो सिद्धों की भाषा में हमें अपभ्रंश से निकलती हुई हिंदी जो है दिखाई पड़ती है। उसके बाद है कुछ विद्वानों ने पुष्पदंत को हिंदी का कवि कहा है, लेकिन निसंदेह अपभ्रंश के कवि हैं, ठीक है भाई। उनकी कृतियों में कहीं कहीं विकासमान हिंदी का प्रयोग हमें अवश्य मिलता है। उसके बाद बात करते हैं, पौंसरियों में उदीयमान हिंदी के छिटपुट उदाहरण मिलते हैं। और विद्यापति और ज्योतिश्वर ठाकुर के यहाँ भी हमें जो है पूर्वी हिंदी के जो कुछ हैं बीज दिखाई देते हैं। नाथों और जोगियों की वाणी के आरंभिक हिंदी का निखरा हुआ रूप हमें दिखाई देता है। शुद्ध खड़ी बोली का अगर हम बात करते हैं, शुद्ध खड़ी बोली के प्रारंभिक नमूने हमें कहाँ मिलते हैं, तो खड़ी बोली के जो कवि हुए हैं अमीर खुसरो, उनकी शायरी में मिलते हैं कि सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोय, बिदना ऐसी रैन कर भोर कदो न होय। ये है। इसमें इंपॉर्टेंट है कि भाई जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हैं, उन्होंने प्रवर्त्य अपभ्रंश को जो है क्या नाम दिया, तो पुरानी हिंदी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है पौंसरियों में भी हमें हिंदी के छिटपुट कुछ उदाहरण दिखाई देते हैं। और विद्यापति और ज्योतिश्वर जो ठाकुर हैं उनके यहाँ भी हमें पूर्वी हिंदी के कुछ नमूने यहाँ दिखाई देते हैं। उसके बाद खड़ी बोली का जिक्र किया तो अमीर खुसरो जो हमारी खड़ी बोली के प्रमुख कवि हैं। अब बात करते हैं जो आधुनिक आर्य भाषाएं हैं, आधुनिक आर्य भाषाएं हैं, उसका जो जिक्र है, आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है। आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास कहां से हुआ, तो अपभ्रंश से हुआ। सर्वप्रथम 1880 में आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण हार्नले ने किया था। इंपॉर्टेंट है, नेट में पूछा भी गया है कि जो आधुनिक आर्य भाषाएं हैं उनका जिक्र हार्नले, ठीक है भाई, हार्नले ने इनका वर्गीकरण किया है। जो हार्नले का आधुनिक वर्गीकरण है उसके अंदर जो क्या क्या है, पूर्वी गोडियन जो है उसके अंदर कौन सी भाषाएं हैं भाई, पूर्वी हिंदी, बांग्ला, असमी और ओडिया। पश्चिमी गोडियन, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी और पंजाबी। उत्तरी गोडियन में गढ़वाली, जो पहाड़ी एरिया की जो भाषाएं हैं, गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी। दक्षिण गोडियन में क्या है, तो मराठी। ये जो हार्नले ने वर्गीकरण किया था 4
भागों में इसको विभाजित किया था, पूर्वी गोडियन, पश्चिमी गोडियन, उत्तरी गोडियन और दक्षिणी गोडियन। तो ये उसके अंदर भाषाएं जो हैं रखी गई थी। अब हम बात करते हैं जॉर्ज गिरियसन, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा था हमसे। जॉर्ज गिरियसन का जो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, उसके अंदर लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर जो इन्होंने वर्गीकरण किया है भाषाओं का, उसका जिक्र किया है। तो जो भारी उपशाखाएं जो हैं उसके अंदर उत्तरी पश्चिमी समुदाय, जिसके अंदर लैंदा और सिंधी, ठीक है। दक्षिणी जो समुदाय है उसके अंदर मराठी। पूर्वी समुदाय के अंदर जो भाषाएं रखी है उन्होंने ओडिया, बिहारी, बांग्ला और असमिया, ठीक है भाई। तो ये उनकी जो है वर्गीकरण है। उसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने ध्वनि और व्याकरण को आधार बनाकर जो है गिरियसन के वर्गीकरण की आलोचना की है। हमसे प्रश्न पूछेगा कि डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने जो जॉर्ज गिरियसन है उनके लिंग्विस्टिक अर्थ जो सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर जो इन्होंने वर्गीकरण किया था उसकी आलोचना उन्होंने किस आधार पर की है? तो भाई ध्वनि और व्याकरण को आधार बनाकर, ठीक है, ध्वनि और व्याकरण को आधार बनाकर जो है इन्होंने इसकी आलोचना की है। उन्होंने क्या क्या मानी है? उन्होंने जो भाग किए हैं उनको उदिच्य में जो है सिंधी, लैंदा और पंजाबी को रखा है। प्रतिच्य में राजस्थानी और गुजराती, मध्य देशी में पश्चिमी हिंदी, प्राच्य में पूर्वी हिंदी, बिहारी, असमिया, बांग्ला और ओडिया। उसके बाद है डॉक्टर चटर्जी ने पहाड़ी समुदाय की कुमाऊनी, गढ़वाली तथा नेपाली भाषा को राजस्थानी का रूपांतर माना है। किसने माना है? तो डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने जो है पहाड़ी समुदाय की जो भाषाएं हैं कुमाऊनी, गढ़वाली तथा नेपाली, उसको क्या माना है? तो भाई राजस्थानी का रूपांतरण माना है। उसके बाद हम बात करते हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है भोलानाथ तिवारी। भोलानाथ तिवारी का जो अपभ्रंश आधारित उन्होंने वर्गीकरण किया है उसके अंदर जो उन्होंने अपभ्रंश को रखा है ब्राचड़, केके और टक, ये जो क्या है पैसाची के हिस्से हैं, ठीक है। और जो आधुनिक निर्मित जो इनकी भाषाएं वो क्या है? सिंधी, लैंदा और पंजाबी। शौर सैनी में इन्होंने क्या रखा है? तो राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती और पश्चिमी हिंदी। उसके बाद है हमारी अर्धमागधी, उसके अंदर इन्होंने जो भोलानाथ तिवारी उन्होंने पूर्वी हिंदी को रखा है। महाराष्ट्री जो है उसके अंदर इन्होंने मराठी को रखा है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी आधुनिक आर्य भाषाओं का जो विकास है वो किससे हुआ था? तो भाई अपभ्रंश से हुआ था। अपभ्रंश से जो है आधुनिक भाषाओं का, आर्य भाषाओं का जो विकास है। और जो हमारे हार्ले है, हार्ले ने क्या है? आधुनिक जो आर्य भाषाओं का जो है वर्गीकरण किया था। उसके बाद जॉर्ज गिरियसन का लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जिसके अंदर उन्होंने भारी उपशाखा, मध्य और भीतरी उपशाखा के अंदर भाषाओं का वर्गीकरण किया है, उसको यहाँ दिखाया गया है। आगे चलते हैं। इसमें जब हम बात करते हैं कि हिंदी का जो भौगोलिक विस्तार है, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं भाषा वैज्ञानिक भाषा और बोली के बीच एक और वर्ग को स्वीकार करते हैं जिसे उपभाषाएं कहते हैं, ठीक है, उपभाषाएं। तो जो अपभ्रंश मानी गई है, शौर सैनी जो अपभ्रंश है, शौर सैनी अपभ्रंश, उसके अंदर जो राजस्थानी हिंदी है भाई, ट वर्ग बहुला, ट वर्ग जो है उसमें हमें जो राजस्थानी हिंदी की जो उपभाषाएं हैं उसमें कौन कौन सी बोलियां रखी गई हैं? तो मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी, कुमाऊनी और गढ़वाली। ये जो ढूंढानी दी गई है, जो जयपुर के जो आसपास का क्षेत्र है उसके अंदर बोली जाने वाली बोली है ढूंढानी, ठीक है। तो मारवाड़ी कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, सिरोही, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, ये जो एरियाज हैं ये तो भाई हमें याद करने होंगे क्योंकि इनसे पूछ लेता है। हमसे नेट के एग्जाम में पूछेगा कि भाई जोधपुर, बाड़मेर और मेवाड़, उसके अंदर कौन सी भाषाएं बोले, उपभाषाएं जो हैं बोली जाती है? तो राजस्थानी जो हिंदी है उसकी मारवाड़ी जो बोली है वो हमारे यहाँ बोली जाती है। जैसे मालवी का क्षेत्र है, उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम, भोपाल, ये सब, ठीक है। तो राजस्थानी जो हिंदी है उसके अंदर कौन कौन सी आ गई? मारवाड़ी नंबर 1, मेवाती नंबर 2, मालवी 3 और जयपुरी 4, ठीक है भाई। और पहाड़ी क्षेत्र की जो बोलियां है ना वो है कुमाऊनी और गढ़वाली। पहाड़ी क्षेत्र के अंदर जो है कुमाऊनी और गढ़वाली। उसके बाद हम बात करते हैं पश्चिमी हिंदी की। पश्चिमी हिंदी के अंदर ओकार बहुला,
ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली, ये 3 है ओकार बहुला। ट्रिक भी बना सकते हैं हम, ब्रबुकन, ब्रबुकन, जैसे ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी, ये जो है ओकार बहुला है। और उसके बाद आकार बहुला। आकार बहुला में क्या आ गई, कोरवी, जिसे खड़ी बोली और दहलवी कहते हैं, दिल्ली के जो नजदीक में क्षेत्र लगते हैं उसके कारण उसको दहलवी कहा जाता है। हरियाणवी, दक्षिणी, और ये सब क्या है, आकार बहुला की जो है बोलियां हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अर्धमागधी। अर्धमागधी के अंदर क्या है, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी जो भाषा है हमारा उसका क्षेत्र है अर्धमागधी अपभ्रंश के जो है अंडर में। उसके बाद हम बात करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी बोली आती है पूर्वी हिंदी के अंदर, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। मुख्य रूप से तो 3 जो हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो है पूर्वी हिंदी की जो हमारी उपभाषाएं उसके अंदर जो है आती हैं। आगे बात करते हैं जो हमारी बच गई मागधी। जो मागधी जिसको हम बिहारी हिंदी के नाम से जानते हैं, उसके अंदर क्या है भाई, भोजपुरी, मगही और मैथिली। इसका जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड है। भोजपुरी जो बोली जाती है मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, जैसे गाजीपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, ये जो इनके क्षेत्र हैं। मगही है जो बोली जाती है बिहार में, बिहार और झारखंड में। मैथिली पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरनगर, मुंगेर, भागलपुर, ये एरिया है, हमको देखने होंगे क्योंकि कई बार हमसे प्रश्न पूछ लेता है। तो उसके बाद बात करते हैं हिंदी की प्रमुख बोलियों के जो नामकरण जो करता है, कि जो हिंदी की हमारी बोलियां हुई हैं उनको किस प्रकार से क्या क्या नाम दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं कोरवी हिंदी। कोरवी है उसको राहुल शंकरत्यान ने नाम दिया है भाई। कोरवी किसने कहा, तो जो हमारी बोली है कोरवी, राहुल शंकरत्यान ने। राजस्थानी किसने कहा, गिरियर्सन ने। डिंगल, बांकीदास, ब्रजबुली, ईश्वर चंद्र गुप्त। और जो बिहारी हिंदी है वो गिरियर्सन। गिरियर्सन ने 2 नाम दिए भाई, राजस्थानी और जो है भोजपुरी, नहीं, राजस्थानी और बिहारी। उसके बाद है भोजपुरी, भोजपुरी को रेमंड ने। मैथिली जो है उसको कोलब्रुक ने। जो हमारी कोरवी है उसका नामकरण किसने किया था, तो राहुल शंकरत्यान। ठीक है भाई। उसके बाद बात करते हैं ओकार बहुला। ओकार बहुला में क्या क्या जो हमारी बोलियां हैं वो है ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी और कुमाऊनी और गढ़वाली। ये जो है हमारी ओकार बहुला जो एरिया है, जब हम इनको बोलते हैं, उनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह का जो आकार है वो ओ आकार में, मतलब पूरा वृत्ताकार में हो जाता है। ठीक है। आकार बहुला कौन कौन सी है, तो कोरवी और दक्षिणी। आकार बहुला में कोरवी और दक्षिणी। उदासीन भाई अवधी और बघेली। ईकार बहुला भोजपुरी। ये मुख्य रूप से जो है महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमें देखनी है। आगे चलते हैं, हिंदी का जो हमारा भाषिक स्वरूप है उसके बारे में हम बात करेंगे। हिंदी का भाषिक स्वरूप और जो स्वनिम व्यवस्था है हमारी उसके बारे में हम जानेंगे। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसके खंड नहीं हो सकती, यथा ए, क, ख, च, य, जिसके और टुकड़े ना हो सके। ठीक है भाई, जिसके और टुकड़े ना हो सके उसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, वर्ण कहेंगे। ठीक है, उसे कहेंगे हम वर्ण। आगे बात करते हैं, कामता प्रसाद गुरु ने वर्णों की संख्या 44 मानी है जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन है। तो ये किसने माना है, कामता प्रसाद गुरु ने भाई। ठीक है, कामता प्रसाद गुरु ने कितने माने हैं, तो कुल 44 जो है संख्या मानी है वर्णों की, जिसमें 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन है। उसके बाद बात करते हैं डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद ने 11 स्वरों सहित 52 वर्ण माने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें स्पर्श व्यंजन, उनकी संख्या है 25, अंतस्थ व्यंजन है 4 और जो उसमें व्यंजन है वो है 4। कुल 33 व्यंजन हिंदी में मूल रूप से स्वीकार किए गए हैं। कुल व्यंजन कितने भाई, 33। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, 4, और जो है स्पर्श व्यंजन उसमें कुल 25। ठीक है भाई, 25 और 4 29 और 4 उसमें व्यंजन। ठीक है, उसमें व्यंजन कुल मिलाकर कितने हैं, 33।
मराठी, फारसी और अपभ्रंश के ये जो हैं वर्ण हमें दिए गए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 4 हमारे जो हैं संयुक्त व्यंजन हैं। 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? तो क्ष, त्र, जय और श्रय। क्ष, त्र, ज्ञ और जो है श्रय। और कुल व्यंजन जो हैं 45, स्वर कितने हैं? 11 और अयोगवाह जो हैं 2। ध्वनियों को जोड़ने पर हिंदी भाषा के अंदर कुल कितनी ध्वनियां हो जाती हैं? तो 58 भाई। ठीक है, कुल ध्वनियां कितनी हो जाती हैं? 58। आगे चलते हैं। अब जब हम देखते हैं इसके अंदर जो हमारा विभाजन किया गया है, इसमें जो अवरोध ध्वनियां हैं, जो क वर्ग है हमारा, जो क वर्ग है, क वर्ग में हम देखते हैं क वर्ग में क्या है? क, ख, ग, घ और ढ। ठीक है। उसके बाद है च वर्ग। च वर्ग में जो है, च वर्ग में क्या हो गया? च, छ, ज, झ, ण। ये कुल मिला के जो है इसमें 25 हमें जो है स्पर्श व्यंजन मिलेंगे। ठीक है भाई, 25। जिसमें हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है? य, र, ल और व। ये हो गया हमारे अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की बात करते हैं श, श और स और है। 4 हमारे क्या हो गए? जो है ऊष्म व्यंजन। और 4 क्या हो गए? अंतस्थ व्यंजन। अर्ध स्वर जो बोलते हैं उनको, तो वो हैं 2, य और व। क्या हो गए? य और व। ये क्या हो गए? अर्ध स्वर। ठीक है भाई, अर्ध स्वर य और व। उसके बाद है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन क्या हो गया? तो पार्श्विक व्यंजन हो गया जो है ल। ठीक है भाई। उसके बाद है लुंठित व्यंजन। लुंठित में क्या आ गया? जो है लुंठित और प्रकंपित जिसको बोलते हैं र। र क्या है? तो लुंठित। उसके बाद है द्विगुण, ड और ढ, जिसके अंदर नीचे ये नुक्ता लगा हुआ है, ड और ढ। ये क्या हो गया? जो है उच्छिष्ट व्यंजन। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे जो हमारा अघोष और सघोष ये बच गए। जैसे ये देखिए, अघोष और जो सघोष। अघोष की बात करते हैं। जो अघोष है, प्रथम 2 जो हैं क और ख। क और ख, एक बार पेन सिलेक्ट कर लेते हैं। क और भाई ख। शुरुआत के 2 वर्ण क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ जो हैं अघोष। अघोष क्या होंगे? बात करते हैं। अघोष वो होंगे जब जिनका उच्चारण करते हैं तो कम जो है वायु का जोर लगे। कम वायु का जो है जोर लगे उसमें। ठीक है। और इसमें क्या है? शुरुआत के क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। ये शुरुआती क्या है? शुरुआत के 2 जो वर्ण हैं हमारे, उसमें क्या हो गए? अघोष में। और जो उसके बाद बच गए ग, घ, ड, ज, झ, ण, ड, ढ, ण, ध, ध, न। ये क्या हो गई है भाई? हमारे सघोष। सघोष। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अघोष में जो हमारे कुछ ये वर्ण भी हैं श, श और श। ये क्या है? तो अघोष में इनका जो है वर्णन होता है। अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या होते हैं? सभी स्वर जो है अल्प प्राण होते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई ये। ठीक है। सभी जो स्वर हैं वो क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण क्या होते हैं? जो उसमें व्यंजन है। उसमें व्यंजन जो होंगे जैसे श, श, श और है। श, श, श और श, श, श और है। ये क्या होंगे? सघोष। ठीक है भाई। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे
आज की हम क्लास इतनी करते हैं भाई। उसके बाद जो है हम करेंगे अगली जो वीडियो होगी हमारी, उसके अंदर हम ये देखेंगे अघोष और सघोष, और उसके बाद जो है हमारी जो भाषा की संवैधानिक स्थिति है उसके बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।